हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के भूगोल से किस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं गत वर्षों में, और हमें किस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। ठीक है, तो जैसे ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो अगर हम मैप देख लें तो इजीली कुछ दिनों तक माइंड में रहता है। तो यहाँ पे तो मैं स्लाइड नहीं दिखा सकती हूँ, बट हमारे पास बुक तो है, या फिर हम खुद से मैप बना के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो इंडिया के मैप में इधर मेघालय, सिक्किम और इधर जो म्यांमार है किस किस से टच नहीं कर रहा है। जैसे अब देखिए, त्रिपुरा से और असम से टच नहीं कर रहा है। और ऑप्शन में हमारा क्या है कि इधर त्रिपुरा और इधर असम, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। किस किस से मिल रहा है, तो मिल रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, और इधर किनारे वालों से मिजोरम से। तो हम ऐसे तो कर लिए, बट हम एक दो बार ब्लैंक मैप पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे हर ये एक मैं प्रैक्टिस वीडियो बना दूंगी जैसे मैं समझा रही हूँ। ये देखिए, जैसे ये ब्लैंक मैप है, कहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उसी को ये करना है, प्रैक्टिस करना है। तो हम अगर इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे, इधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इधर म्यांमार, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो हम एक बार ब्लैंक मैप पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस बुक में जितने भी दिए हुए हैं हमारे मैप, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और सबसे पहले हम अपने प्रश्न पर आने से पहले देख लेते हैं एक एनालिसिस कि कितने प्रश्न किस एरिया से पूछा जाता है भूगोल में। तो देखते हैं कि हमारे भूगोल से, भारतीय भूगोल, पर्यावरण एवं विश्व भूगोल से कितने प्रश्न बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं। जैसे 60 से 62वीं में पूछा गया था 16 प्रश्न, 63वीं में 14, फिर 10, 13, 10, 13, 13, यानी हमें क्या दिख रहा है, 16 और लास्ट मिनिमम 13, मैक्सिमम 16। यानी अगर हम टारगेट लेके चलते हैं 12 से 15 या फिर 18 के बीच में, ठीक। यानी हमें मान के चलना है कि 18 या 15 क्वेश्चंस हमारे जियोग्राफी से आते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है। अब जियोग्राफी में भी कहाँ से आते हैं उसको देखते हैं। ये रहा भारत और विश्व के भूगोल से। तो पर्वत, पठार, मैदान और दर्रा से एक, नदी, नगर और बांध से 3 क्वेश्चन, कृषि से 3 क्वेश्चन, खनिज संसाधन से 3 क्वेश्चन, 60 से 62वीं में। तो हम थोड़ा रिसेंट का देख लेते हैं। जैसे उद्योग से 4 क्वेश्चन, परिवहन से 2 क्वेश्चन, जनगणना से हमारा 3 क्वेश्चन, ठीक। तो 68वीं में देखते हैं, जलवायु और मिट्टी से पूछ दिया है हमारा 3। अब ये देखिए, 2018-19 के बाद से ना थोड़ा क्लाइमेट चेंज को लेके एक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए 2 साल से पूछ ही नहीं रहा है पठार, पर्वत, मैदान से। यहाँ जलवायु और मिट्टी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर हमारा कृषि से यहाँ लगातार साल पूछा गया, यहाँ 2 साल गैप कर दिया गया। खनिज संसाधन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये देखिए ये हर साल पूछे जाते हैं। वन संसाधन और वन्य जीव अभी 2 पूछा है। द्वीप, महाद्वीप, महासागर, स्थल, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जनगणना से भी प्रश्न रहता है। ये मान के नहीं चलेंगे कि इधर नहीं आया है तो अगले साल नहीं पूछेगा। देखिए यहाँ नहीं पूछा है, बट यहाँ पूछ दिया। अगर हम मान के चले कि इस साल में पूछा ही नहीं, यहाँ 1 पूछा, तो चलो ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बट देखिए अगले साल ही 3 पूछ दिया। तो किसी भी टॉपिक को कम नहीं लेना है, हमें सब पढ़ना है जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी किस पे ज़्यादा फोकस करना है, जलवायु, मिट्टी, पर्वत, पठार, नदी, नगर, बांध, कृषि, खनिज संसाधन, वन संसाधन, महाद्वीप, महासागर, जनगणना, जनजाति, देश राजधानी और भू आकृति, अवसंरचना, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, बंदरगाह, परिवहन और सौरमंडल। यानी ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया। सुंदरबन परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर,
लायन प्रोजेक्ट उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के बढ़ावा के लिए किया गया और कहाँ पे शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। ठीक, वर्तमान में भारत में 3167 बाघ हैं, जो वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से भी अधिक है और यह प्रति वर्ष 6% की दर से ग्रोथ कर रहा है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो अभी मैंने दिखाया था ना मैप में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट ऐसे है और यहाँ पे म्यांमार है, तो ये किनारे वाले जो स्टेट है ना, इससे मिलता है। और अगर हम देखें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा यहाँ है, असम इधर बीच में है, तो ना असम से मिलता है ना त्रिपुरा से, अरुणाचल से मिलता है, इधर नागालैंड, मणिपुर और यहाँ मिजोरम, ये 4 स्टेट से मिलता है। तो जहाँ त्रिपुरा है गया, असम है गया, क्योंकि अंदर जाके तो मिलेगा नहीं, इधर है, तो किनारे वाले स्टेट हमें याद होने चाहिए। तो ठीक है, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है और भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर और 215 किलोमीटर नागालैंड। तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश 2M वाला, M2 यानी मणिपुर, मिजोरम दोनों, M वाला मेघालय नहीं, क्योंकि मेघालय इधर ऊपर में है तो उससे नहीं मिलेगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनद मुख? अब ये देखिए, सभी जो है, नंदा देवी हो या मन्नार खाड़ी हो या सुंदरबन हो, ये सभी जैव विविधता की दृष्टिकोण से समृद्ध है, बट इसमें जो मेन है बोल रहा है ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, उसमें जो ओशन ग्रास है वो भी, और प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। यानी कि हमारा नीचे वाला जो है इधर मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यही ये है जहाँ पे ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप। और ये 21 द्वीप वाला क्वेश्चन ना 2 बार कंटिन्यू सेम पूछा हुआ है। एक बार यहाँ पे लिख दिया बीच में स्टेटमेंट में 21 द्वीप, एक बार लास्ट में पूछ दिया। तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन में दिया है, बाकी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना के लिए सहायता प्रदान किया है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो क्षेत्रीय सीमा जो है कितने तट तक? तो 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। यानी अगर हमारा इंडिया ऐसे और इधर बांग्लादेश की खाड़ी और इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर, तो यहाँ से लेके 21.9 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल मील तक हमारा जो है क्षेत्रीय सीमा का विस्तार रहता है। इट मीन्स कि इस सीमा में राज्यों की अपनी संप्रभुता होती है। आपको कोई खोज करना है या फिर मत्स्य पालन करना है, जो भी, तो हम अपना लगभग 21.9 किलोमीटर तक यानी कि 12 नॉटिकल मील तक वो हमारे प्रादेशिक सीमा के अंदर आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कभी प्रश्न पूछ दे कि 12 समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो लगभग, और हमेशा ऑप्शन लगभग में ही आएगा, लगभग 21.9 किलोमीटर। अगर दे दे एग्जैक्ट या कुछ, तो अगर पॉइंट के बाद 5 हो 6 हो तो उसको एक प्लस माना जाता है, यानी 22 किलोमीटर। बट हम याद क्या रखेंगे, 21.9। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारण से समृद्ध है? ऑप्शन है महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि महानदी, नदी घाटी, दामोदर, सोन, ये सभी में जो है कोयले पाए जाते हैं। ये नहीं पूछा है कि सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 80% जो कोयले का भंडार है वो बिटुमिनस प्रकार का है। कोयला जो होता है बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी वाला होता है। बट हमारे इंडिया में 80% जो कोयले का रिजर्व है, भंडार है, वो बिटुमिनस प्रकार का है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी। तो अगर महत्वपूर्ण प्रश्न में आए तो दामोदर नदी घाटी याद रखिएगा, और साथ ही आपको याद रखना है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा छठा प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या ये ठीक है? तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। पहले यूपी को चीनी का कटोरा बोला जाता था, बट 2022 में अब महाराष्ट्र आगे हो गया है और यूपी दूसरे नंबर पर आ गया है। दूसरा है, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। तो ये जो है वजन कम करने वाला ही फसल है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हम अपने कहाँ स्टेटमेंट पे थे? तो यूपी चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। पहले यूपी था बट अब महाराष्ट्र हो गया है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो हाँ, तो इसमें वजन कम हो जाता है क्योंकि फिर गन्ना का रस निकलता है, तो फिर उसके बाद उसका छिलका बचता है। तो इस तरह से ये वजन कम करने वाला उद्योग है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो हाँ, रिसेंट में 2022 से ये उभरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ब्राज़ील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। तो सबसे पहला कौन है? ब्राज़ील। और दूसरा कौन है? तो अपना इंडिया। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार 2022 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र ने यूपी को पीछे छोड़ दिया है और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। गन्ना वजन कम करने वाली फसल है और गन्ने में चीनी का अनुपात इसकी किस्म के आधार पर 9 से 12% के बीच होती है। ठीक है, जिस तरह का किस्म होगा तो कितना अनुपात उसमें चीनी होगा? तो 9 से 12%। हमारा सातवां प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, यानी हमारा पूर्व मानसून किसको बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून को, जो जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो जब समर लास्ट हो जाता है तो पूर्वी मानसून होती है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, नहीं, ये पूर्व बोल रहा है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व, यानी ग्रीष्म के अंत में जो पूर्व मानसून, हाँ ठीक है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो सावर्स, ब्लॉसम सावर्स, नॉर्वेस्टर्स, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगो सावर्स। तो जब ग्रीष्म काल के अंत में लौटता हुआ मानसून यानी पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, तो इसे स्थानीय रूप से मैंगो सावर्स के नाम से जाना जाता है। और प्री मानसून को केरल में ब्लॉसम सावर्स, यानी मानसून के पहले ब्लॉसम सावर्स और मानसून के बाद मैंगो सावर्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और प्री मानसून को पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है जो कि 67th बीपीएससी में पूछा गया था, जो री एग्ज़ाम हुआ था। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। तो हमने क्या देखा, जो इधर 67th बीपीएससी में पूछा, यहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन सी योजना चालू की गई थी 1973 में? तो टाइगर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे बोल रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो परियोजना है 1973 में चालू की गई थी, तो ठीक है। दूसरा है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तो ये भी ठीक है, यही रखा गया था थीम।
और तीसरा है बाघ परियोजना, बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो ठीक है, तो इसमें कितने कथन सत्य हैं? तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। तो बाघों को विलुप्ति होने से बचाने के लिए 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में की गई थी। ठीक, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला, आम, केसर, अंगूर। तो इसका आंसर हो जाएगा केसर। और न्यूज़ में था उस टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, करेवा और केसर, जम्मू कश्मीर में ये मिट्टी पाई जाती है और वहीं पे केसर होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो करेवा कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली अत्यधिक उपजाऊ झीलीय निक्षेप वाली मिट्टी है और करेवा में मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब और मेवा की खेती की जाती है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? यानी ये खनिज संसाधन से पूछ लिया है कि कौन सा राज्य आगे है। केरल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब हो सकता है कभी पूछ ले थोरियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और पहला स्टेटमेंट बना दे कि केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ तत्व है और यह केरल के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो सही हो जाएगा। इसके अलावा विश्व में थोरियम के अग्रणी देश हैं, तो भारत अग्रणी है, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे है यूएसए। 11वां प्रश्न है, अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपानगर। तो नेपान लिमिटेड देश में प्रथम अखबारी कागज का कारखाना है और एमपी के पास जंगल में प्रचुरता से मिलने वाली सरई की लकड़ी और बांस से 88,000 टन कागज का हर साल उत्पादन होता है। 12वां प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो रानीगंज में खोदी गई थी और कोयला से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। और इधर हमने देखा था ना कि नदी घाटी, तो दामोदर नदी घाटी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया। रानीगंज कहाँ है और दामोदर घाटी तो हमारा पश्चिम बंगाल में, और उधर ही दामोदर नदी है। ठीक, इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इसका उत्पादन होता है, खनन होता है और भारत कोयले उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है और कोयला के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो है चीन और सेकंड रैंक पे है अपना भारत। 13वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? यानी एसटी कैटेगरी पूछ रहा है, एससी नहीं, अनुसूचित जनजाति। संथाल, कोल, भील, गोंड। तो इसका आंसर हो जाएगा भील। बहुत सारे लोगों ने संथाल आंसर किया था बट भील होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति की आबादी 1,69,00,000 है और भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। यानी कहाँ कहाँ? तो हमारा इधर अगर हम जाएं वेस्ट में तो इधर राजस्थान और यहाँ पे गुजरात, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़। 14वां प्रश्न है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और महानदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। बोल रहा है पट्टी सीमा एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है। ठीक है, हमारा 15वां प्रश्न है, यानी सिंचाई परियोजना और नदी, बांध, ये सब से प्रश्न पूछता है बीपीएससी। भूमिगत कोयला, कोयला से इसका बहुत पुराना नाता और ये हमेशा पूछता है कोयला से रिलेटेड, मतलब खनिज संसाधन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में हो रहा है? तो भूमिगत कोयले का दहन हो रहा है झारखंड में। ओके, बिहार के किस जिले में
अबरख का भंडार है रोहतास, पटना, सारण, गया। तो आंसर हो जाएगा गया। गया के अलावा क्योंकि इसके ऑप्शन में नवादा नहीं था, तो सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक अबरख भंडार नवादा में है। बट उपयुक्त में से कोई नहीं हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नवादा में ही ना मिलके ये गया में भी मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया। नवादा के अतिरिक्त गया के बिजौर और विष्णुपुर में भी अबरख के भंडार मिले हैं। दामोदर, कोयला और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं? तो दक्कन पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। इस पठार में झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग और रांची जिले विस्तृत हैं और छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों में बेहद समृद्ध है। 18वां प्रश्न है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना है। यानी जो हमारा सदा नीरा नदी है हिमालय की नदी और जो पेनिनसुलार रिवर है उससे कंपैरिजन कर रहा है। बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि ऊपर में ग्लेशियर है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि ये वर्षा से ही अपना जल प्राप्त करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में अधिक खड़ा है। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि ऊपर में हिमालय है, पर्वत पठार कहीं प्रायद्वीपीय नदी से ज़्यादा ऊंचे हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदी भी सभी किसी न किसी पठार और पर्वत पर ही हैं, बट हिमालय ज़्यादा ऊंचा है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय हमारा पठार है, दक्कन का पठार या नीचे वाला जो भी हमारा पेनिनसुलार इंडिया है, ये काफ़ी पुराना है और ये अपने साथ जो अगर नदी लाता है तो उसके साथ वो रास्ते में ज़्यादा क्षरण नहीं कर पाता और ना ही उतना ऊंचा है, ना ही ज़्यादा स्पीड से आता है। और जो हिमालय की नदी है इसको देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला और दूसरा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि हिमालय क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में नवीन है, नया है, और मैंने बोला ना प्रायद्वीपीय क्षेत्र पुराना है। इसकी चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में अधिक मुलायम है जो हिमालय का है और अभी नया है। हर साल इसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही। साथ ही हिमालय नदियाँ अधिक गतिशील होती है, तेज फ्लो में आती है और अपने साथ ढेर सारा क्षरण करती हैं। 19वां प्रश्न है, गंगा के मैदान में एक के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को बोल रहा है पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिनक्लाइन और कार्स्ट प्लेन। तो जियोसिनक्लाइन, अब बोल रहा है गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन यानी भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। अब ये भूसन्नति क्या है? तो भूसन्नति सागर के वैसे संकरे या छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे समय से मलबा का जमाव होता रहता है। वर्तमान में जो गंगा का मैदान है भूसन्नति का सुंदर उदाहरण है और पूर्व में यहाँ टेथित सागर था। एक बार देख लेते हैं इमेज। ये देखिए, तो ये जैसे इधर ये एक प्लेट अगर मानते हैं, इधर हिमालय भारतीय प्लेट है और इधर तिब्बती प्लेट है, दोनों टकराते हैं, किस तरह से हिमालय श्रृंखला का निर्माण होता है। ये महाद्वीपीय ऊपर की परपट्टी है और ये स्थल मंडल है, ये दुर्बलता मंडल। फिर इधर भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, प्राचीन महासागर ये परपट्टी है। तो ये कैसे टकराते हैं, मिलते हैं, इसी को बोला जाता है भूसन्नति। और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर लंबे समय से सागर के किनारे या छिछले भाग को जहाँ पर बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो गया है उसी को बोला जाता है जियोसिंक्लाइन। क्लाइन मतलब होता है सिंक्लाइन, माने कि कोई चीज़ सिंक हो रहा है यानी लगातार वहीं पे इकट्ठा हो रहा है, उसको क्लाइन बोलते हैं। जैसे कि लैंडस्लाइड होता है तो उसमें क्या होता है, ज़मीनें टूटती हैं और नीचे गिरती हैं। और ये जो है सन्नति, यहाँ पे चीज़ें इकट्ठा हो रही है, जमा हो रहा है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं जियोसिनक्लाइन। और ये गंगा के मैदान के रूप में वर्णित किया गया है। हमारा 20वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील, लोकटक झील। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वुलर झील ही नहीं बल्कि लोकटक झील भी भारत की मीठे पानी की झील है। हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। तो आंसर इज शनि। शनि जो ग्रह है इसका घनत्व कम है, जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी ग्रह का है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यह लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, बांध है, कोई पक्षी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क खनन से है। सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है? तो झारखंड में, और ये लौह अयस्क के लिए प्रचलित है। यहाँ पे लौह अयस्क का खनन होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा लेक्चर 2। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।